ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज की उस आईने को दिखाती तस्वीर है, जहां एक बहू पूरा ससुराल बर्बाद कर देती है। क्या है ये? कैसी है तुम्हारी बहन? पता है कल हम बाजार गए ना, तो रिक्शे का पैसा नहीं निकला उसकी जेब से। सतीश कुछ नहीं कहता। वो तो बस ये सोचता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुची, जिसके मन में ससुराल के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। सुची अपनी बहन से कहती है, मैं तो सिर्फ सतीश के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन उसके माँ बाप, बहन, सबको झेलना पड़ रहा है मुझे। तभी सुची के पापा आते हैं। अरे देख ले, एक बार शादी हो जाने दे, फिर नर्क बना देना उन लोगों की जिंदगी। अपने आप अलग हो जाएंगे। गांव में भी तो मकान है, बूढ़ा बूढ़ी वहीं जाएंगे। एक बार बहन की शादी हो जाए, फिर क्या करना है मैं बताऊंगा। हाँ पापा ठीक बोल रहे हैं। वैसे भी ना तुम सतीश से ही मतलब रखो, टारगेट सिर्फ सतीश को रखो, धीरे धीरे उसके परिवार को उससे अलग कर देना। सुची की माँ, जो कि एक अच्छी महिला थी, वो देखती है कि कैसे उसका पिता अपनी बेटियों को ससुराल में लड़ाई झगड़ा करने की सीख दे रहा है। देखिए जी, बेटियों को अच्छी शिक्षा दीजिए। कैसी बातें सिखा रहे हैं आप? तुम तो चुप रहो। एक लड़का पैदा नहीं कर पाई, अब क्या बुढ़ापा अकेले काटेंगे? इन लोगों का घर टूटेगा तभी तो हमारी एंट्री होगी। खैर, भोले भाले सतीश के माता पिता सुची को घर की बहू बना लेते हैं। शादी के अगले दिन, बहू आज अच्छी सी साड़ी पहनना। वैसे तो तू सतीश के साथ पहले भी घर आती रहती थी, लेकिन जीन्स टॉप और सूट में। आज मैं अभी तो देखो साड़ी में मेरी बहू रानी कैसी लगती है। सुची सास की बात सुनकर भी अनसुना कर देती है। वो सूट पहनकर किचन में जाती है, जहां सारा घर शादी के बाद बिखरा होता है। क्या हाल बना रखा है घर का? पूरा घर बिखरा पड़ा है। अरे बहू, वो शादी का घर है ना। वैसे भी तेरी सास धीरे धीरे करती है, लेकिन सारा काम खुद ही करती है। देख रही हूँ घर की हालत। और प्लीज आप ना अपने कमरे में जाइए। वैसे भी सारा दिन टीवी चलती रहती है। अरे तो सतीश के पापा रिटायरमेंट के बाद घर में ही रहते हैं, टीवी देखेंगे ना। इसमें इतना बवाल मचाने की क्या बात है बहू? सुची को तो सास की बात ऐसे लगती है जैसे तीर। मम्मी जी देखिए, ऐसे तो बात मत करिए मुझसे, समझी? मुझे ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। शोर सुनकर सतीश भी आ जाता है। क्या चल रहा है यहाँ माँ? रोज तो घर में शांति रहती है और शादी के पहले दिन है। सास रो रही थी। ससुर सर पर हाथ रखकर बैठे थे। ये लोग जीने नहीं देना चाहते। अरे नफरत होती है मुझे इनकी शक्ल देखकर। बहू जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो ध्यान ही नहीं देती कि सामने पड़ोसन सब कुछ सुन रही थी। अरे ममता बहन, मैं तो बहू को देखने आई थी, लेकिन कोई ना, फिर आती हूँ। अरे शशि बहन, आओ आओ, चाय साथ में पीते हैं। पड़ोसन ना चाहते हुए भी बैठ जाती है। बहू मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है और सास चाय लेकर पति और पड़ोसन के साथ बैठ जाती है। बहू थोड़ी तेज है लगता है। अरे नहीं नहीं, वो नहीं है ना, घर के माहौल में ढलने में थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत अच्छी है हमारी बहू। पड़ोसन, जो थोड़ी देर पहले ये सारा ड्रामा देख चुकी थी, वो समझने की कोशिश करती है कि आखिर ऐसी जालिम बहुओं की करतूतों को समाज से क्यों छुपाना। इस बहू की असलियत तो वो सबको बताएगी। फिर अगले रोज पार्क में, ममता बहन कितनी सीधी है, घर वाले भी कितने सीधे, लेकिन सतीश न जाने कौन सी चुड़ैल उठा लाया। ये नहीं बसा सकती घर भर। हाँ तो क्या चिंता है, जाए पति को लेकर। सुनील जी ने कितनी मेहनत से ये घर खड़ा किया है। घर बन रहा था तो कैसे घंटों खड़े रहते थे, देखा था ना। तभी सुची पार्क में टहलती हुई सबके पास आती है। नमस्ते आंटी, आप लोगों से मिलना था। वो क्या है ना, अब तो मैं भी इसी मोहल्ले में हूँ, तो सबको जान लेना सही है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन ममता बहन कहाँ है? ये तो उनके और भाई साहब के टहलने का वक्त है ना। हाँ, बोला था उन लोगों को कि टहलाओ, लेकिन कहने लगे फिर घर में कौन रहेगा, तो मैं आ गई। वहीं दूसरी तरफ घर में ससुर। घुटन हो रही है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अरे कोई बात नहीं, बहू आ जाए तो हम चलेंगे ना। उधर बहू घूम फिर कर अंधेरे में आती है और कमरे में चली जाती है। अरे बहू आ भी गई और बात भी नहीं की। बहू को बोलो बाहर आए, हम लोगों के साथ बैठे। अरे क्या हो गया, किस बात की नाराजगी है? सास बहू के कमरे में जाती है। बहू
ओ बहू, चल बाहर आ बेटा, अकेले क्या कर रही है? देखिए माँ जी, मैं ना थक गई हूँ और मैं सो रही हूँ। सास पति को सारी बात बताती है। तभी सतीश आ जाता है। अरे आप लोग आ गए टहल कर। नहीं ना बेटा, आज हम नहीं जा पाए। वो बहू गई थी, देर से आई, कब जाते हम? तो क्या मतलब है, आप लोग टहला करिए ना। वैसे खाने में क्या है? पता नहीं, बहू ने तो कुछ नहीं बनाया, शायद उठेगी तो बना देगी। देख जरा बेटा कमरे में जाकर बहू क्या कर रही है। बेटा कमरे में जाता है। न जाने मियाँ बीवी में क्या बात होती है, वो बाहर आकर किचन में लग जाता है। अरे किचन में क्या कर रहा है बेटा? माँ, आज आपके लिए बटर पनीर बनाने का मन था मेरा। बस आधे घंटे में पूरा खाना तैयार कर दूंगा। जाइए आप लोग कमरे में बैठिए और एसी भी चला दीजिएगा। माता पिता को कमरे में भेजकर ऑफिस से थका आया सतीश खाना बनाने लगता है। सबको खाना देता है और सुचि को कमरे में थाली ले जाकर देता है। अरे बेटा बहू को बोल ना, यहीं आकर खा ले। अब नहीं माँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। माता पिता भी समझ लेते हैं कि शायद बहू की तबीयत ठीक नहीं होगी, लेकिन ये क्या, ये तो रोज की आदत हो गई। रोज रोज सतीश ऑफिस से आता, खाना बनाता और सबको खाना खिलाता। अब ससुर जी को गुस्सा आ जाता है। देखो सुचि, ये ठीक नहीं। तुम सारा दिन आराम करती हो, शाम को घूमने निकल जाती हो और रात में बेचारा सतीश खाना बनाता है। सुचि तो जैसे मौके की तलाश में ही थी। वो जोर जोर से ससुर के साथ चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगती है। आसपास के पड़ोसी भी सुन रहे होते हैं कि तभी बहन, जो कि बाहर पढ़ने गई होती है, वो आ जाती है। हाथ में बैग, थकी बहन जब माँ बाप की हालत देखती है तो, भाभी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हैं? एक और आई है, क्यों चिल्ला रही हो? अरे देख रही हो इन लोगों की हरकतें। बहन जो माँ बाप की तरह सीधी नहीं थी, वो सूची को डांटना शुरू कर देती है। देखो भाभी, रहना है तो कायदे में रहो, नहीं तो निकल जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो चली। तभी सतीश आ जाता है। तुम्हारी बहन मुझे घर से निकलने के लिए कह रही है। मैंने क्या क्या नहीं किया इसके लिए, लेकिन ये देखो। किया या नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आप जिस तरह से मम्मी पापा से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही हो ना, वो सही नहीं है। सतीश बेचारा क्या करता, चुपचाप कमरे में चला जाता है। देखा देखा तुम्हारी बहन को कितना किया इस लड़की के लिए, और इसने घर में घुसते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बस हाथ नहीं उठाया उसने, क्योंकि तुम आ गए, नहीं तो मार भी देती। सतीश को गुस्सा आ जाता है। बीवी के झूठे आंसू उसे ऐसा कर देते हैं कि अब उसे बीवी के सिवा कोई और समझ में ही नहीं आता। ऐसे कैसे मार देती, मेरी बीवी हो तुम। अब धीरे धीरे घर का माहौल ये हो गया था कि सतीश और सुचि किसी से बात नहीं करते। सतीश भी सीधा ऑफिस से कमरे में चला जाता। बाहर माँ बाप ने कुछ खाया नहीं खाया, तबीयत कैसी है कुछ पता नहीं था। फिर एक रोज, ये क्या है, सतीश के माँ बाप के साथ कितना ही बुरा व्यवहार कर लिया, लेकिन ये तो बिल्कुल घर छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं है। कुछ तो जुगत लगानी होगी। हे भगवान, आज तो काम वाली भी नहीं आई, क्या करूं? बहू से कहती हूँ काम में हाथ बटा दे जरा। बहू, ओ बहू, जरा बाहर आना बेटा, काम वाली नहीं आई है। अरे क्यों उसे बुला रही हो, फिर कोई ना कोई कलेश करेगी और क्या। होता भी वही है। बहू जोर जोर से सास पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी घर में सतीश की बुआ आती है और साथ में कुछ पड़ोसी भी थे। अरे दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ भाभी, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही। सुचि आदत के अनुसार सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। अरे बुआ जी नमस्ते। ये बोलकर वो बुआ के पैर छूती है कि बुआ पीछे हट जाती है। सुचि बेशर्मों की तरह हंसती है। आइए आइए, आप लोग भी अंदर आइए। देखो ममता बहन, तुम्हारी बहू की सारी करतूत देख ली। अब इसे बोल दो कि जब हम लोग आया करे तो हमसे बात ना किया करे। सुचि पड़ोसन की बात सुनकर रोने लगती है। अरे मैंने आप लोगों के साथ क्या बुरा किया जो मुझे ऐसे सुना रहे हो? माना हम लोगों के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन समाज में तुम जैसी बहुओं को सम्मान दिया गया ना, तो तुम्हारा देखा देखी सारी औरतें ऐसे ही बिहेव करेंगी। हाँ, अब तो हमारे मोहल्ले में भी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। शायद आप लोग ठीक कहते हैं। जुर्म सहना भी उतना ही बुरा है जितना जुर्म करना।
मैं आज अपनी बहू का सामूहिक तौर पर विसर्जन करती हूँ, जिससे ऐसी बहू होने से पहले कोई 10 बार सोचे। क्या बेटी पैदा करना श्राप है? नहीं ना। तो फिर क्यों बेटा ना पैदा किए जाने पर ताने दिए जाते हैं? देख शशि, बेटा नहीं हुआ तो माँ तुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता। अरे कैसी बात कर रहे हो? बेटा पैदा करना कौन सा मेरे हाथ में है? पति जो कि पूरा माँ के कहने पर चलता था। देख, वो मैं नहीं जानता, लेकिन बेटा तो पैदा करना ही होगा, नहीं तो मेरी माँ दूसरी शादी करा देगी। शशि हैरान परेशान। अरे कैसी बात कर रहे हो? दूसरी शादी? पहले बोलते ना कि लड़का ही चाहिए। मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ खड़े रहने वाले लड़के हो। हाँ वो तो हूँ मैं, पर माँ। देखो, मैंने तो सोच लिया है, जो होगा वही होगा, लड़का या लड़की। मैं तो सिर्फ एक ही बच्चा पाल सकती हूँ। और फिर अगर लड़की हो गई तो क्या? छोड़ देना मुझे और मेरी बेटी को। पति कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो ना तो माँ को छोड़ सकता है और ना तो बीवी को। फिर एक दिन, हाय रे, मैं तो लट गई, बर्बाद हो गई। मैं तो पहले ही जानती थी, जिस लड़की की माँ ने लड़का पैदा ना किया वो क्या लड़का पैदा करेगी। माँ, आपने मेरी बेटी देखी? परियों की तरह प्यारी है वो। अरे माँ, उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी हो। देख, देवी हो या श्रीदेवी, हमें लड़का चाहिए था। वो ये दे ना सकी तो इसे मायके छोड़ दे। बेटा भी क्या करता। 2 दिन के सोच विचार के बाद बीवी को कहता है, देख बिल्लो, तू ही है जो है, और अब ये छोटी, पर क्या ना, बच्चा होने के बाद लड़की को कम से कम 2 साल की तो केयर चाहिए ना। और मेरी माँ तो तेरी सेवा करने से रही। हाँ, बेटी जो हो गई है। तुम्हारी माँ ने ना फोन किया ना हालचाल, जैसे बेटे को बच्चा हुआ ही नहीं है। अरे तभी तो कह रहा हूँ, तू ना अपनी माँ के पास रह। तेरा तो घर भी इतना बड़ा है कि मैं 10 साल भी रह जाऊं तो किसी को पता ना चले। हाँ वो तो है, लेकिन माँ जी को कभी तो समझना होगा ना कि लड़का लड़की सब एक है, कि जीवन भर उन्होंने मेरे माँ बाप की तरह ही रहना है। ओह माफ करना, कहानी में हम आपको ये बताना तो भूल ही गए कि बहू के माँ बाप की वो इकलौती औलाद थी, और दोनों की ही सोच थी कि एक बेटा होना जरूरी है, जिसके लिए बहू शशि के पिता कहते हैं। अरे शशि की माँ, तू तो राम का नाम ले जो मैंने तुझे छोड़ा नहीं, वरना एक शशि के बाद जो तूने लड़का पैदा नहीं किया, कोई ना रखता तुझे बहू और बीवी बनाकर। देखो जी, अब तो हो गए 40 साल, तो जो बोलना है बोलो, जाना है तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का लड़की सब एक है, समझे? माँ पापा लड़ते ही रहते हैं कि शशि आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, हाथ में 1 महीने की बेटी के साथ। अरे ये क्या बेटा, दामाद जी कहाँ है? दामाद जी कहीं नहीं है। वो क्या है ना माँ, उन लोगों को बेटा चाहिए, और मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सब कुछ है। हाय रे, सोच गई नहीं समाज की। रुक, मैं बात करती हूँ समधन जी से। तभी वहाँ दामाद आ जाता है। नहीं माँ, वो नहीं मानेंगी। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आप लोगों के साथ रह सकता हूँ। मैं शशि और बेटे के बिना नहीं रह सकता हूँ। अब कोई क्या कहे, दामाद मुंह खोलकर साथ रहने की बात कर रहा है। तो अगले रोज शशि की माँ उसके पिता से कहती है, देखिए ना, दामाद जी साथ रह रहे हैं, ऐसे में ऐसा लग रहा है जैसे खुद के ही घर में हम गेस्ट हैं। अब कब उठेंगे, कब चाय पियेंगे, क्या खाते हैं, क्या आदतें हैं, काम भी इतना बढ़ गया है कि क्या कहा जाए। तभी पड़ोसन हाथ में सब्जी की कटोरी लेकर आती है। बहुत बुरा हुआ बहन जी, सुना है बेटे को ससुराल वालों ने मायके भेज दिया, और साथ में दामाद भी। हाँ, अब क्या कहें, जितना कष्ट लिखा है वो तो भोगना ही है। तभी मैं ये गट्टे की सब्जी ले आई हूँ, तुम रोटी सेक कर दामाद को खिला देना। अब क्या किया जाए, इस उम्र में काम करना लिखा है तो करना ही होगा ना। हाँ, अभी तो सारा दिन काम करती हैं। हाँ, लेकिन मैं तो अकेले हूँ ना, साथ में पति। 2 लोगों के काम में कितना ही काम होता है, लेकिन घर में दामाद को रखने का मतलब 56 भोग लगाओ। बनाना मुझे है, तकलीफ तू ले रही है। वैसे बैठ, चाय लेकर आती हूँ। अरे रहने दे, वैसे भी दामाद को घर में रखा है, पहले उसकी खातिरदारी तो कर ले। हम तो पड़ोसी हैं,
दिन में 4 बार आते जाते रहते हैं। लेकिन ये क्या, तभी पड़ोसन के सामने आ जाती है गर्मा गर्म चाय। अरे दामाद जी, आप चाय कैसे? अरे आंटी जी, वो क्या है ना, मैं नहा रहा था तो पता नहीं चला, वरना पहले ही चाय बना लेता। वैसे कैसे आना हुआ? दामाद चाय बनाकर पड़ोसन के लिए? वो क्या है ना, सब्जी देने आई थी। ये बोलकर वो सब्जी की कटोरी दामाद को पकड़ा देती है। ओह, मैंने भी कच्चे केले की सब्जी बनाई है। वो क्या है ना, मम्मी जी की उम्र हो चली है और कच्चे केले में ना कैल्शियम होता है। वैसे उम्र तो आपकी भी हो रही है। आप रुकिए, मैं अभी ला कर देता हूँ, क्योंकि खाली कटोरी कभी वापस नहीं जानी चाहिए। दामाद पड़ोसन की कटोरी लेकर भागकर अंदर जाता है और कटोरी में सब्जी लाकर दे देता है। अच्छा आंटी जी, नमस्ते। पापा मम्मी चलिए ना, खाना खा लीजिए, मैं गर्मा गर्म रोटी बनाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? एक तो मेरी बेटी ने बेटी पैदा कर दी, ऊपर से तुम हम लोगों की सेवा करो। कैसी बात कर रही हैं सासू माँ आप? शशि अभी काम नहीं कर सकती, वरना वो जरूर आप लोगों की मदद करती, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना। वैसे भी बेटी के लिए ही तो मैंने छुट्टी ले रखी है। बेटा, आप घर के दामाद हो, ऐसे में आपसे काम कैसे करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते ससुर जी, लेकिन मेरी भी तो माँ ने शशि को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसने लड़की पैदा कर दी। सास कुछ नहीं बोलती। अगली सुबह। अरे अरे दामाद जी, आप क्यों पोछा लगा रहे हो? मम्मी जी, हम लोगों के आ जाने से घर का खर्चा बढ़ गया है, तो मैंने सोचा क्यों न काम वाली हटा दे, जब तक मैं हूँ मैं ही काम कर दिया करूँगा। नहीं नहीं दामाद जी, ये तो ठीक नहीं है। माना हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन दामाद हमारा पोछा लगाए, ये ठीक नहीं है। शशि की माँ, जरा झाड़ू दे, मैं भी मदद करता हूँ दामाद जी की। अरे पापा जी, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, झाड़ू मुझे दीजिए। बस फिर क्या, ससुर और दामाद एक झाड़ू पकड़कर लड़ने लगते हैं। अरे दामाद जी, झाड़ू दीजिए। नहीं 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 पिताजी, आप झाड़ू नहीं लगाएंगे। इस चिलपाओं के बीच दामाद की माँ आ जाती है और वो ये देखती है कि कैसे उसके बेटे से झाड़ू खींच रहा है उसका समधी। क्या है समधी जी, क्यों मेरे बेटे को झाड़ू से मार रहे हैं? अरे मेरा बेटा आपके घर का दामाद है और आप उसे झाड़ू छुआ रहे हैं? अरे कैसे घर की बेटी ले आया मेरा बेटा। अरे माँ, तू यहाँ क्या हो गया? अरे अच्छा हुआ ना मैं आ गई, कम से कम देखने को तो मिला कि बहू ने अपने मायके में तेरी क्या हालत बना रखी है। अरे नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुक, तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। और तू कॉफी पीती है ना, कम चीनी वाली कॉफी भी लेकर आता हूँ। बेटा अंदर जाता है और किचन से माँ के लिए कॉफी और सास ससुर के लिए चाय बनाकर ले आता है। आप लोग बैठकर बातें करिए, मैं शशि को खाना दे देता हूँ। वो क्या है ना, पूरी रात बच्ची के साथ जागती है, बिल्कुल थक जाती है, और अब तो बच्ची के उठने का टाइम भी हो रहा है। बेटा अंदर जा रहा होता है कि उसके कान में अपनी माँ की आवाज आती है। अरे भाई साहब, एक तो आप लोगों की कोई बहू है नहीं, मेरी बहू को भी घर में बिठा लिया। कैसी बात कर रही हैं बहन जी, आप ही ने तो अपने बहू बेटे को घर से निकाला है। हाँ तो भेज देती ना वापस, आपने भी तो रख लिया। सोचा होगा बेटा है नहीं तो बेटी को ही घर में रख लेती हूँ। अरे खुद को बेटा नहीं हुआ, ना ही आपकी बेटी को बेटा, ऊपर से मेरे बेटे को नौकर बना रखा है। अरे कैसी बेटी है आपकी, और कैसे हैं आप, जो बेटी जन्मी और उसी को घर रख लिया। दामाद को सास ससुर की बेइज्जती होते अच्छा नहीं लगता। देखिए माँ, एक तो आपने बिना सोचे मुझे घर से निकाल दिया, फिर अब जब इन लोगों ने मुझे सहारा दिया तो इन लोगों के घर आकर बेइज्जती कर रही हो, ये ठीक नहीं है माँ। हाय, मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, सास की बोली बोल रहा है। ये बेटी जन्म देकर भी खुश और मैं बेटे को पैदा करके भी अकेली रह गई। देख माँ, आज के समय में बेटा बेटी कुछ नहीं होता। मेरी बेटी हुई तो मुझे पता चला कि औलाद औलाद होती है, और मुझे तो मेरी बेटी बहुत प्यारी है। माँ जी, मैं अंदर जा रहा हूँ खाना बनाने। माँ, बेटे के हाथ का खाना खा कर जाना। मुझे माफ कर दे बेटा, चल घर चलते हैं, तेरे और बहू के बिना घर अधूरा है। तेरा यहाँ रहना सही नहीं बेटा। और इस अधूरेपन के लिए जिम्मेदार कौन है माँ? तूने ही तो मेरी छोटी सी बेटी और प्यारी सी बीवी को घर से निकाल दिया था ना, वो सही था क्या?
यूं तो कमला की दो बहू थी, बड़ी बहू तारा और छोटी बहू सितारा। पर कमला अपनी दोनों ही बहू से बड़ी ही परेशान रहा करती थी। कमला इतनी परेशान क्यों थी? आइए देखते हैं। मेरी दोनों मूर्ख बहुएं, ओ तारा सितारा कहाँ हो? सूरज सर पर आ बैठा है और तुम दोनों अभी तक पलंगी तोड़ रही हो। अब जैसे ही कमला की आवाज सितारा के कान में जाती है, सितारा जल्दी से कमला के पास आकर कहती है, क्या माँ जी, मैं भला अपना इतना महंगा पलंग खुद से क्यों तोड़ूंगी? हाँ, लो आ गई मूर्ख देवरानी। पर ये महामूर्ख जेठानी कहाँ रह गई? मेरी बड़ी बहू कहाँ है? बताइए ना माँ जी, क्या सोचने लगी आप? यही सोच रही हूँ कि मेरी आवाज सुनते ही तू मुझे यहाँ परेशान करने आ गई है। पर तेरी महामूर्ख जेठानी कहाँ है? वो अब तक सवाल जवाब करने क्यों नहीं आई? इतना सोचकर कमला एक बार फिर से आवाज लगाती है, पर कमला के बार बार आवाज देने पर भी तारा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। जिसके बाद सितारा और कमला तारा के कमरे में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि तारा अपने पलंग की चारों ओर घूमकर अपनी पलंग को ही देख रही होती है। मेरा पलंग तो बिल्कुल ठीक है, पर माँ जी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपना पलंग तोड़ रही हूँ? वही तो दीदी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी ने ऐसा क्यों बोला। आखिर हमारे मायके वालों ने इतने महंगे पलंग दिए हैं हमें, हम अपना पलंग क्यों तोड़ेंगे भला? हाँ, अपनी दोनों मूर्ख बहुओं की ऐसी बातें सुनकर कमला का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से में अपनी दोनों बहू से कहती है, एक मूर्ख है तो दूसरी महामूर्ख। अरे मेरी मूर्ख बहुओं, पलंग तोड़ने से मेरा मतलब था कि सुबह हो चुकी है, बिस्तर छोड़ दो। सूरज सर पर आ चुका है, कुछ नाश्ता पानी बना लो। क्या माँ जी, सूरज सर पर आ चुका है? अच्छा अच्छा, पर किसके माँ जी? अरे मेरे। क्या माँ जी, आपके सर पर सूरज? पर सूरज तो बहुत गर्म होता है, अगर वो आपके सर पर आ गया तो आपके सर के सारे बाल झड़ जाएंगे ना, आप तो गंजी हो जाओगी, गंजी सासू माँ। दीदी, मुझे तो माँ जी के सर पर कोई सूरज नजर ही नहीं आ रहा। आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं ना सितारा। इस तरह से तारा और सितारा कमला के सर को देखने लगती है। ये देखकर कमला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो खुद रसोई में जाकर काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कमला अपनी दोनों मूर्ख बहुओं के बीच में इसी तरह से पीसती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन कमला का बड़ा बेटा प्रदीप कुछ दिनों के लिए लंदन से घर आता है। उसका जन्मदिन होता है। जन्मदिन के अवसर पर कमला अपनी छोटी बहू को कैमरा देती है और कहती है, बहू, आज प्रदीप का जन्मदिन है और तू तो जानती है ना, प्रदीप विदेश में रहता है। बहुत दिनों बाद वो अपने जन्मदिन पर घर आया है, तो तू एक अच्छी सी फोटो खींच दे बेटा। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर सितारा कमरे में चली जाती है। ये देखकर कमला सितारा को रोकते हुए उससे कहती है, अरे अब तू कहाँ चली? हम सबकी एक फोटो तो खींच दे पहले। कमला बेचारी बोलती ही रह जाती है और सितारा कुछ देर बाद कमरे से प्रदीप की फोटो लाती है। अब सितारा अपने दोनों हाथों से प्रदीप की फोटो को खींचने लगती है। ये देखकर प्रदीप और कमला दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, जिसके बाद कमला सितारा से कहती है, बहू, मैंने तुझे फोटो खींचने के लिए बोला था, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, मैं फोटो ही तो खींच रही हूँ, आप ही ने तो कहा था एक फोटो खींचने के लिए। सही बोलती है माँ जी तुझे, तू सच में ना एक नंबर की मूर्ख है। पर वो क्यों दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? और नहीं तो क्या, माँ जी ने तुझे फोटो खींचने के लिए कहा था और तू प्रदीप जी की अकेले की फोटो खींच रही है। तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। जिसे मैं महामूर्ख समझती थी, भगवान की दया से उसके अंदर थोड़ा तो दिमाग आ गया। कमला ये सोचकर खुश हो ही रही होती है कि उसकी बहू के अंदर थोड़ा तो दिमाग आया, पर तभी तारा फैमिली फोटो लाती है और सितारा को देते हुए कहती है, माँ जी ने फैमिली फोटो खींचने के लिए बोला था, है ना कि प्रदीप जी के अकेले की फोटो। ले अभी से खींच। इस तरह से अब तारा सितारा के साथ मिलकर फैमिली फोटो को खींचने लगती है। ये देखकर कमला कहती है, हे भगवान, गलती हो गई मुझसे, जो मैंने ये सोच लिया कि मेरी बड़ी बहू के अंदर दिमाग आ चुका है।
इस तरह से कमला अपनी दोनों मूर्ख बहू को सुनाना शुरू कर देती है। पर तारा और सितारा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अपनी सास की बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। कमला की सारी बातें उन दोनों के सर के ऊपर से जा रही थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन कमला की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। अपनी सास को बीमार देख तारा और सितारा बड़ी परेशान होती हैं और दोनों देवरानी जेठानी कमला के पास जाकर कहती हैं, माँ जी, आप इतनी बीमार हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर अभी आप ठीक रहती तो सब्जियां लेकर आती। आपकी वजह से ना घर में सब्जियां भी नहीं आ रही। यहाँ मुझसे उठा भी नहीं जा रहा और तुझे सब्जियों की पड़ी अकल मुझे कहीं की। माँ जी, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हैं। आप इसलिए बीमार पड़ी हैं ना, ताकि हम दोनों मार्केट जाकर सब्जी लेकर आएं। अगर ऐसी बात थी तो माँ जी आपको हमें बताना चाहिए था। यूं बीमार पड़ने की क्या आवश्यकता थी? आप सिर्फ बोलोगे या बाजार से सब्जियां भी लेकर आओगे। अब इस तरह से तारा और सितारा सब्जी का थैला लेकर मार्केट चली जाती है। कुछ देर बाद ढेर सारी सब्जियां लेकर आती है। इतनी सारी सब्जी देखकर कमला अपनी दोनों बहू से कहती है, बाजार में सब्जी फ्री में मिल रही थी क्या, जो दोनों पूरा का पूरा बाजार उठा कर ले आई हो? माँ जी, आपको कैसे पता चला कि बाजार में सब्जी फ्री मिल रही थी? क्या सच में बाजार में सब्जियां फ्री में मिल रही थी? हाँ माँ जी। माँ जी आपको पता है, जब मैं बाजार गई और मैंने सब्जी ली तो सब्जी वाले ने कहा कि मैडम, आपकी सब्जी सिर्फ 165 रुपए की हुई है। तो सब्जी वाले ने 165 में 10 किलो सब्जी दे दी क्या? नहीं माँ जी, मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी ना, तो मैंने उससे एक सौदा कर लिया। कैसा सौदा? दीदी ने सब्जी वाले को बेवकूफ़ बनाया और उससे कहा कि आपकी सब्जियां तो बहुत ताज़ी है, अगर आप रेट कम करेंगे तो हम आपसे आपकी सारी सब्जी ले लेंगे। सब्जी वाले ने कहा, ठीक है, आप मेरी सारी सब्जी ले लो, बदले में आपके पास जो कुछ है वो मुझे दे दो। तो दीदी ने और मैंने हमारे पास जो कुछ भी था, कंगन, पैसे, कार्ड, सब कुछ सब्जी वाले को दे दिया और उससे उसकी सारी सब्जी ले ली। देखा माँ जी, हमने कितना अच्छा सौदा किया और कितने कम दाम में कितनी सारी सब्जियां लेकर आ गए। आप ना बेकार भी हमें मूर्ख कहती रहती हैं, मूर्ख तो आप हैं। अपनी दोनों मूर्ख बहू की बात सुनकर कमला चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी दोनों बहू और सारी सब्जियों को लेकर उस सब्जी वाले के पास जाती है और कहती है, मेरी एक बहू मूर्ख तो दूसरी है महामूर्ख, पर मैं अखंड मूर्ख नहीं हूँ, इसलिए अपनी सारी सब्जियां पकड़ो और मेरी बहू से जो कुछ भी लिया है चुपचाप मुझे वापस करो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे चुप कर मूर्ख कहीं की। इस तरह से कमला सब्जी वाले को उसकी सारी सब्जियां लौटा देती है और उससे अपने सारे पैसे, गहने, कार्ड लेकर घर आती है। और उस दिन के बाद से कमला कान पकड़ लेती है और फिर कभी भी वो अपनी बहू को घर से बाहर कोई सामान लेने भेजती नहीं। है ये सब क्या है धानी बहू? ये तुमने गाय और भैंस और ये घास फूस ये कहाँ से लेकर आई और क्यों लाई हो? वही तो, और तुम्हें वॉचमैन ने गाय और भैंस को बिल्डिंग के अंदर कैसे लाने दिया? ओ देवरानी मैडम, कुछ बोलोगी भी या मुंह पे ताला लगा के ही दरवाजे पर तैनात रहोगी? कहा ना, दूध वाले भैया नहीं आए आज सुबह और हमारे बिल्डिंग के आसपास कोई दुग्धालय भी ना है, तो हम सोचत रही कि तबेले के गाय भैंस को लाकर हमारे दरवाजे पे ही बांध देती हूँ, वरना आप सबकी चाय, कॉफी, ग्रीन टी सब कैसे बनता। और दादाजी भी तो दवा या दूध के बिना नहीं खाते ना, इसीलिए। Oh God! Seriously, शिवांश, I just don't understand. तुम इस गवार औरत को कौन से गांव के मेले से उठा के लाए हो? चंपकपुरा। हम और हमारी माँ ना, हम दोनों का धाना है, और गांव में बाढ़ के बाद हमने जिस तरह से शिवांश जी की देखभाल की ना, उसी से उनको हमसे प्यार हो गया। For God's sake, it's not शिवांश, it's शिवांश। शिवांश नाम है मेरा। पता नहीं मुझे कौन से सांप ने डस लिया था जो मैं इससे प्यार कर बैठा और यहाँ शहर लेकर आया। अब जो भी रायता फैलाया है उसे समेटो। धानी बहू,
जाओ ये गाय और भैंस जहां से लाई हो ना, वहीं पे उन्हें छोड़ाओ फिर से। हम दूध के कार्टन मंगवाते हैं। भोली भाली धानी गांव से शहर आई थी शिवांश के साथ शादी करके। दरअसल शिवांश धानी के गांव अपने काम से गया था और उसे धानी से प्यार हो गया और वो उसे अपनी बीवी बनाकर शहर ले आया। बेचारी धानी शहर के रहन सहन से पूरी तरह अनजान होती है और वो आए दिन रोजाना कोई ना कोई उटपटांग हरकत करती रहती, जिसके कारण उसकी जेठानी कविता उसका खूब मजाक उड़ाती। ससुराल में सास कलावती, ससुर कुलभूषण, जेठ भावेश, जेठानी कविता और पतिदेव शिवांश होते हैं। रसोई में हाय राम, ये कैसे अलमारी है? इसमें तो बर्फीली हवा है। वाह जी वाह। और ये क्या है? छोटा संदूक, इसमें वो भूसा वाला बिस्कुट गरम करते हैं ना, वही है शायद। हाँ, और ये गैस, इसको कैसे चालू करता है? आज तक तो सिर्फ चूल्हा फूका है, ये गैस कैसे फूकते हैं जी? डोंट वरी, तुम्हारी जिठानी है ना। वेलकम कविता दीदी, वेरी वेरी वेलकम। जब आपकी कोई मदद करे तो उसे वेलकम नहीं थैंक यू कहते हैं। स्टूपिड। अच्छा अच्छा, स्टूपिड कविता दीदी, स्टूपिड। क्या? हमरा मतलब है थैंक यू, थैंक यू। सीरियसली यू आर मैड। अच्छा सुनो, मेरी अभी कुछ देर में एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, तो मेरी ब्लैक कॉफी भिजवा देना मेरे कमरे में। ऑल राइट? हाँ जी हाँ, गुड नाइट दीदी, गुड नाइट। वो अरे बाबा, ऑल राइट मतलब ठीक है ऐसे। उत्तरी, अच्छा अच्छा, सुरी सुरी। बाद में जब धानी कपड़ों को धोने जाती है तब वो वॉशिंग मशीन पर हार चढ़ाकर उसका तिलक करती है और उसकी आरती उतारती है। हे वॉशिंग मशीन मेरे प्यारे वॉशिंग मशीन, तुम हो कितने प्यारे दुलारे बेचारे वॉशिंग मशीन, तुम ही हमारे कपड़ों को धोते हो, इतनी औरतों की मेहनत की बचत करते हो। थैंक यू वॉशिंग मशीन, हमारे प्यारे वॉशिंग मशीन। धानी नारियल फोड़कर कपड़े धोने का उद्घाटन करती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं और हंसने लगते हैं। धानी, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं भावेश भाई, वॉशिंग मशीन की पूजा कर रहे थे। ओह माय गॉड, ये तो गंवार ही नहीं बल्कि निहायत ही पागल भी है। कौन से पागल खाने से उठाकर लाया है इसे पता नहीं। एक दिन जब कलावती अपने फोन से अपने रिश्तेदारों को फोन लगा रही थी तभी ओफो, ये फोन भी ना खराब हो गया है, इसकी अच्छी धुलाई करनी होगी एक दिन। फोन की दुकान पे जाके इसमें से सारा स्टोरेज वोरेज निकाल के इसकी साफ सफाई करवा के ले आऊंगी। चलता ही नहीं है जब काम होता है। धानी ये सब दूर से देख लेती है और फिर कलावती के जाने के बाद उस फोन को रसोई में ले जाती है। माँ जी इस फोन की सफाई करना चाहते हैं, चलो उन्हें एडवांस में ही खुश कर देते हैं। इसे ना इस डब्बे में डालते हैं और इसमें ये अच्छे से साफ हो जाएगा। धानी मोबाइल फोन को मिक्सचर में डाल देती है और फोन मिक्सचर में घूमकर आवाज करता है और मिक्सचर ब्लास्ट हो जाता है। आवाज सुनकर कलावती जी दौड़ी दौड़ी रसोई में पहुंचती है और मोबाइल का हाल देखकर, हे भगवान, ये क्या कर दिया इस बैल बुद्धि औरत ने, हमारा फोन ही मिक्सर में डाल दिया। अरे फोन तो चकनाचूर हुआ ही हुआ, साथ में ये मिक्सर भी खराब कर दिया। हाय रे मेरा मिक्सर, शिवांश के समय गोद भराई के फंक्शन में मिला था। तुम किसी काम की नहीं हो, अनपढ़ गंवार, अकल की अंधी, चल जा यहाँ से। धानी रोंदू मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। फिर जब सुबह में 6 बजे शिवांश का अलार्म बजता है तभी अचानक से अलार्म की घंटी सुनकर धानी एकदम से घबराकर चिल्लाकर उठ जाती है और उठते ही वो चीखते हुए शिवांश को भी बेड से गिरा देती है। ओ, पागल हो क्या?
अलार्म की आवाज से डर कर भूत की तरह चिल्ला रही हो। अरे साथ ही साथ सुबह सवेरे मेरी हड्डी पसली है कर दिया। नॉनसेंस। थैंक यू शिवांश जी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरा मतलब सूरी सूरी सूरी। दिन बीतते जाते हैं पर नादान धानी की अजीब हरकतें कम नहीं होती और उसने सारे घर वालों के नाक में दम कर रखा होता है। फिर एक दिन, अच्छा शिवांश, तुम्हें पता है अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, बुजुर्ग महिला है, मिसेस शकुंतला शेखावत। हाँ हाँ, वो जयपुर की रहने वाली है ना, और अपना बिजनेस खुद ही संभालती है। उनसे डील करना हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कुछ दिन हमारे घर पर रहेंगी और हमें देखेगी, परखेंगी कि कैसे लोग हैं एंड ऑल, और फिर ही हमारे साथ डील करने का फैसला लेगी। अरे लेकिन इस कलमुही धानी के होते हुए ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा? ये तो हर एक घंटे में 10 बार रायते फैलाती रहती है। यस, मदर इन लॉ इज राइट। ये मेरी गांव की देवरानी हमारे परिवार की नाक कटाने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। ना 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 जी ना, ऐसा ना बोलो। शकुंतला का क्या होता है ना, हम एकदम अच्छे से स्वागत करेंगे। भोले बाबा की सागन, हम आप सबसे वादा करत हैं, हमको एक मौका दे दो प्लीज। धानी की बिनती सुनकर घर वाले उसे एक मौका देते हैं और उसे सिर्फ शांत रहने को ही कहते हैं।